जो हमारी है पूरे देश में एक रैली आज हर जनपद पर आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे जितने भी पेंशन विहीन कर्मचारी हैं सारे लोग इसमें एक देश एक विधान कहने वाली पार्टी, एक देश एक निशान कहने वाली पार्टी, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आइडेंटिटी की बात करने वाली जो देश की हमारी आदर्श पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, एक देश एक कानून की तर्ज पर एक देश एक पेंशन लागू कर दीजिए। हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। और कर्मचारी क्यों नहीं ले, वो सांसद और विधायक क्यों नहीं ले इस योजना को, वो भी ले इस योजना को, हम मान लेते हैं। अंतिम कील NPS पर हम दिल्ली में गाड़ेंगे और 1 अक्टूबर को लगभग 11 लाख कर्मचारी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज बागनाथ प्रांगण गोमती और सरयू के तट पर, और यहीं से आज जो पुरानी पेंशन लागू करो जो रैली निकलने वाली है यहीं से निकलेगी। और मैं आज यहीं से नई ब्लॉग की शुरुआत करता हूं। मैं डी कोरंगा ब्लॉग की ओर से सबको पहला प्रणाम नमस्कार। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितने कर्मचारी इकट्ठा हो गए हैं और करेक्ट 11 बजे से यहाँ से रैली निकलेगी। अभी 10:30 का टाइम हो रखा है और आज संडे का दिन भी है। तो आप सभी लोगों से विनती है, और जो यहाँ नहीं आए हैं और जो मेरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप एक दूसरे को बताएंगे कि अभी दिल्ली की तैयारी करनी है और यहाँ से जो ये रैली निकलेगी, और इसी को रैली को देखते आज पूरे राज्य में पूरी रैली निकलेगी। अभी यहाँ कितने कर्मचारी आए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ से लाइव। जो है यहाँ पर उसका भी पेंशन, हम लोग पेंशन के लिए वोट करेंगे। वो शपथ भी आपको साथियों के हम लोग विचार भी यहाँ पर सुनेंगे, और उसके बाद पेंशन संवैधानिक रैली यहाँ पर निकाली जाएगी। जो हमारी मेरा महिला सभी साथियों से, और इस लड़ाई को कैसे हमने सफल बनाना है इस पर हमने विचार विमर्श भी करना है, और साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना भी है। और तब तक लड़ना है जब तक कि हम इसकी परिणति पर न पहुंच जाए, जब तक उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल न हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं जो कर्मचारी यहाँ हैं, क्योंकि 11 बजे का हमें समय दिया गया था साथियों को, दूरस्थ क्षेत्रों से आना होता है, तो धीरे धीरे पूरी भीड़ ये नहीं, अभी 1 आधा घंटा और बचा है, इसके बाद आपको पूरी भीड़ दिखेगी यहाँ। और जी साहब, इस मुहिम में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं, हम सुनना भी चाहते हैं। बहुत सारे कर्मचारी संगठनों का इस आंदोलन में सहयोग है, साथ है, सभी लोग मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में अब हम यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं श्रीमान नारायण सिंह किरवलिया जी है, प्रांतीय महामंत्री ग्राम विकास अधिकारी संगठन। जैसा आंदोलन हल्द्वानी में हुआ था, इतना भव्य आंदोलन, उससे पूरे उत्तराखंड में लोगों को एक मैसेज गया कि जब कर्मचारी जगेगा, जब कर्मचारी अपने हक के लिए, अपने हित के लिए और अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जरूर उस पर सोचती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचती है। तो मेरा किरमुलिया जी हैं उत्तराखंड सरकार से संबोधित कर रहे हैं, अनुरोध रहेगा कि कृपया इस संवेदनशील मुद्दे पर नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व वो कभी इसको सहन नहीं करेगी, क्योंकि राज्य सरकार अपने केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध कभी भी अपना कोई भी ऐसा पॉलिसी या कोई ऐसा विचार ला ही नहीं सकती है। यदि उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि उनके ऊपर जो ठीकरा पड़ेगा, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इस बात को हम जानते हैं। शायद इस वजह से हमारी जो सरकार है इस आंदोलन से, कर्मचारियों की इस पीड़ा से बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है, उसकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश नहीं करी है। यदि आप इंडिविजुअली, आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पास, उस सत्ता पक्ष के राजनीतिक जनप्रतिनिधि के पास चले जाए, कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता है कि पेंशन पुरानी नहीं मिलनी चाहिए, कोई मना नहीं करता। हर कोई कहता है कि पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी तो चाहिए। हमारा उनसे आह्वान है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि मिलनी चाहिए। आप हमें व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म
और आप कहने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? जहां पर से इस पॉलिसी को लागू किया जाना है, इसकी घोषणा की जानी है। साथियों, इसके लिए मैं पुनः कह रहा कि 2023 महत्वपूर्ण समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन में हमें अपने एकता को, अपनी एकजुटता को अपने वोट के माध्यम से देना पड़ेगा। इस वोट के माध्यम से अपनी एकता को सिद्ध करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी पर, राजनीतिक खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके सारे कार्यकर्ताओं को, उनके जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे वो जनपद स्तर के, चाहे प्रदेश स्तर के, जहां कहीं भी मिलते हैं, हमें उनके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात का समर्थन करते हैं, वो कभी मना नहीं करते हैं कि वास्तव में पेंशन बहुत, जब उनको हम इन तथ्यों के साथ बताते हैं कि ये जो पेंशन की जो व्यवस्था है यह शेयर बाजार के जुए के आधार पर है, जब उनको यह बताते हैं कि ये जो पेंशन है, इस पेंशन में यदि किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश किसी का देहावसान हो जाता है, उस पेंशन व्यवस्था में हमारा जो धनराशि जमा होती है उस कर्मचारी की, उस धनराशि को हड़प कर दिया जाता है। वो धनराशि कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। उसके बदले में सिर्फ एक पारिवारिक पेंशन दी जाती है और एक व्यक्ति को मृतकाश्रित के तौर पर नौकरी दी जाती है। यह जो व्यवस्थाएं थी, पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पेंशन के संघर्ष के कारण ही ये व्यवस्थाएं बनी है। पहले तो टैक्स भी पड़ता था, धीरे धीरे वो टैक्स भी हटा। पहले 10% ही सरकार मूल वेतन का, कर्मचारी के मूल वेतन का देती थी, लेकिन धीरे धीरे जब पेंशन की इस पर मांग हुई, इसका विरोध किया गया, 10 से 14% किया गया। हमें 14% नहीं चाहिए, आप 14% अपने पास रख लीजिए। हमें चाहिए पुरानी पेंशन जो जीपीएफ व्यवस्था पर आधारित हो। हमें वही पेंशन चाहिए जो जीपीएफ व्यवस्था पर सुरक्षित और राजकोष से दिए जाने वाली जो पेंशन थी, वो पेंशन हमें चाहिए। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, झुंझुना नहीं चाहिए। निर्मला सीतारमण जी कहती है, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी, कि हम पुरानी पेंशन को लागू नहीं करेंगे, देश पर बहुत बड़ा भार बढ़ जाएगा। मोदी जी अपने संसदीय सत्र में कहते थे कि अनर्थ नीति है, अर्थशास्त्र की अनर्थ नीति है। हम उनसे कहना चाहते हैं, यदि आप पेंशन, आपके कर्मचारी जो आपकी नीतियों को जमीन पर, सरकार की जितनी नीतियां हो जमीन पर, धरातल पर लेकर जाती है, उसकी आप चिंता नहीं कर सकते। यदि उनको पुरानी पेंशन दे करके आपको यदि लगता है कि देश का अर्थशास्त्र, देश की अर्थव्यवस्था सारा डूब जाएगा, हमारी उनसे मांग है कि आपने 10 लाख करोड़ रुपए मात्र 10 वर्ष में जो लोन आपने दिया था अपने उद्योगपति मित्रों का, उस 10 लाख करोड़ रुपए से क्यों देश का कौन सा उद्धार हो रहा है? उस 10 लाख रुपए से देश के 3 से 4 साल का बजट चल सकता है। ये 3 और 4 साल का बजट उन्होंने ऐसे ही हाथों हाथ दिया, उसकी वसूली हम लोगों से की जा रही है। हमारा एक निवेदन है इस सरकार से, प्रदेश की सरकार से और देश के मुखिया से, प्रधानमंत्री जी से हमारे उनसे निवेदन है कि आप अपने उद्योगपति मित्रों का जो लोन है उसको वापस करिए, उसको एनपीए में मत डालिए। वो सारा पैसा जब वापस आ जाएगा, निश्चित रूप से आपका देश दिन दुगने 4 दुगने स्पीड से आगे को बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था आपकी जो पॉलिसी धरातल पर आती है, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपने अवसंरचना, जो औद्योगिक संरचना है, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, जितने भी आवश्यकता होती है विकास के लिए, वो सारी चीजें आपकी सब पूर्ण हो जाएंगी। हमारी एक मांग ये है, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। राजनेता 4-4 पेंशन लेते हैं, विधायक बनता है उसका भी पेंशन होता है, यदि उसके बाद वो राज्यसभा या लोकसभा में चले जाते हैं तो उसकी भी अलग अलग पेंशन की गणना होती है। मुझे ज्यादा इस बारे में बहुत प्रकाश या बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदलने की आवश्यकता है। हमें नए जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे अनुज हैं, उन सब लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की लड़ाई है। जस्ट अब रैली की तैयारी होने वाली है, रैली निकलने वाली है यहाँ से। यह है आज का जनसेवा कर्मचारियों का, आप देख सकते हैं यहाँ, और बहुत ज़्यादा तादाद में कर्मचारियों की यहाँ पर भीड़ है। अब कुछ देर में रैली निकलने वाली है। ये टाइम हो गया है, 12:30 बजे का टाइम रखा था। तो
सकते हैं यहाँ सभी जो एनपीएस की जो पर्चियाँ हैं वो बहाई जा रही है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से एनपीएस की जो पर्चियाँ बहाई जा रही है यहाँ से। उसी के तर्ज पे जब 1921 में इसी घाट पे से कुल्ली बेगार आंदोलन के स्तर बढ़ाए थे, उसी तर्ज पे एनपीएस की पर्चियाँ भी बहाई जा रही है आज यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से। जस्ट स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले मात्र शक्ति और यह रैली अब जा करके सीधे उमैस खेत बाजार से होते हुए गोमती पुल जा करके तहसील रोड में मिलेगी। आप भीड़ देख सकते हैं, जबरदस्त भीड़ है यहाँ। रैली जस्ट यहाँ से रैली निकल रही है और ये सीधे उमैस खेत होते हुए जाएगी करके नुमाइश खेत से बाजार से होते हुए सीधे गोमती पुल पार करके तहसील में जाएगी है। लाइन में निकलते हुए देख सकते हैं ही भीड़ जाएगी अभी आपकी नुमाइश खेत होते हुए। वो भीड़ है जो यहाँ से सीधे तहसील को प्रस्थान करेगी अभी। तो आप देख सकते हैं पूरी रैली स्टार्ट हो गई है, ऊपर पुल नए में पहुँच गई है और उधर जो पुल के बीच से आपको दिख रहा होगा नीचे जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पूरे प्रांगण में ही है वे एक कोना। तो दोनों कोने से इतनी ज़्यादा भीड़ है, सभी कर्मचारियों का धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बहुत बढ़िया रैली का आयोजन और इसके बाद बाजार से होते हुए गोमती पुल से बाहर सीधे तहसील प्रांगण में जा करके समाप्त होगी। वहीं पर ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के उसे ज्ञापन दिया जाएगा और वहीं पर रैली का समापन होगा। ये अभी बाजार में हमारी रैली पहुंची है, बहुत जोरदार ढंग से बहुत अच्छी रैली हमारी आप देख सकते हैं। मात्र शक्ति का भी बहुत अच्छा सहयोग इस बार, बहुत अच्छी संख्या में मात्र शक्ति बागेश्वर की। हमने गोमती पुल पार कर दिया है। गोमती पुल पार करने के बाद पीछे से भी कर्मचारी
फाइनली अब तहसील में पहुंचने के बाद ज्ञापन देने की भी तैयारी हो रही है अब। और मैं बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को। इसके बाद हम लोग एक ज्ञापन देंगे सीओ साहब को और उसके बाद सब लोग। और दूसरा मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमें भविष्य में जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी से, उसको हम ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देंगे। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को। इसके बाद हम लोग एक ज्ञापन देंगे सीओ साहब को और उसके बाद सब लोग। और दूसरा मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमें भविष्य में जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी से, उसको हम ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देंगे। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली तहसील में पहुंचने के बाद अब ज्ञापन देने की तैयारी हो रही है। अब ज्ञापन देंगे। पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में महोदय, उपयुक्त विषय सादर विदित है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के बाद सैन्य सेवाओं के अतिरिक्त सभी अन्य सरकारी सेवाओं में पुरानी पेंशन प्रणाली के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया गया था, जो कि पूर्ण रूप से बाजार और शेयर मार्केट पर आधारित है। आज 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी इस पेंशन योजना से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और आने वाले भविष्य के प्रति चिंतित हैं। 60 वर्ष की सेवा उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी अपनी पेंशन के सहारे अपना जीवन स्वाभिमान से जीता था। अपने एकमात्र सहारे पेंशन से अपने तथा अपने पर आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण किया करता था, वो भी उससे छीनकर उसको सामाजिक रूप से असुरक्षित कर दिया गया है। जबकि भारत में ही पश्चिम बंगाल में अभी भी पुरानी पेंशन ही बहाल है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली के आदेश प्रभावी हो चुके हैं। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अनुरोध किया जाना है कि इस अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रकरण का संज्ञान लेकर व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित करते हुए उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल करने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे। इस पुनीत कार्य हेतु उत्तराखंड के लगभग 86,000 कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारीगण एवं उनका परिवार एवं भावी पीढ़ियां माननीय महोदय के आजीवन आभारी रहेंगे। दिनांक 16 अप्रैल 2023 रविवार भौजी समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, जनपद बागेश्वर।
रिटायरमेंट हो चुके हैं वो बहुत ही न्यून पेंशन पर, वृद्धावस्था पेंशन से भी कम उनको पेंशन मिल रही है, जिससे कि उनका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हम भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और सरकार से एक ही मांग करते हैं कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जल्दी से जल्दी पूरी करें, नहीं तो हमें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कर्मचारी वर्ग तैयार है। आगे रणनीति किस तरह की बन रही है सर? आगे सर हमारी व्यापक रणनीति है। हम इसके बाद जो है पूरी रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में 1 मई से निकलने वाली है। उसके बाद हम सांसदों के घर पर घंटी बजाओ हमारा कार्यक्रम है और 1 अक्टूबर को हमारी अंतिम कील एनपीएस पर हम दिल्ली में गाड़ेंगे और 1 अक्टूबर को लगभग 11 लाख कर्मचारी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सांसद और कर्मचारी क्यों नहीं ले, वो सांसद और विधायक क्यों नहीं ले रहे इस योजना को? वो भी लें इस योजना को, हम मान लेते हैं। अगर वो अपने आप 5-5 पेंशन ले रहे हैं, वो वार्ड सदस्य बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, 2 बार विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, सांसद मंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं। और कर्मचारी को जिसने 60 साल, जिसका बुढ़ापा का सहारा ये, कल के दिन उसके बच्चे उसे घर से बेघर कर देंगे, वो कैसे जीवन जिएगा अपना 1500 में? इससे ज्यादा तो हमको प्रधानमंत्री की जो योजना है 65 साल से ऊपर वालों को वृद्धावस्था पेंशन वो मिलती है। हम क्या करेंगे उस 1500 का? 1500 में उस समय आने वाले समय में क्या होगा, क्या आएगा 1500 में? महंगाई इन्होंने इतनी ऊपर बढ़ा दी है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। तो इस महंगाई के जमाने में और कर्मचारियों को जो है उत्पीड़न किया जा, कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो ये बिल्कुल असहनीय है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे। ये थे भरत श्रीवास्तव सर, आपने इसके बारे में जानकारी दी। जो हमारी है पूरे देश में एक रैली आज हर जनपद पर आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे जितने भी पेंशन विहीन कर्मचारी हैं सारे लोग इसमें अपने मैक्सिमम जगह अपने परिवार के साथ इस रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं। सर, ये सरकार के द्वारा तो इसमें ये कहा जाता है कि ये पेंशन योजना अच्छी है पुरानी पेंशन योजना से, तो आपने इसका आकलन कैसे किया? इसका आकलन देखिए, जब ये पेंशन योजना शुरू हुई थी उस समय बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो सरकार ने उस समय अपनी योजना को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। उनके द्वारा ये बताया गया लोगों को कि जो ये नई पेंशन है ये काफ़ी अच्छी है और बुढ़ापे में नहीं, रिटायरमेंट के में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जो अभी हमारे सामने रिजल्ट आए हुए हैं इसमें जो हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हुए हैं, तो उन लोगों को जो पेंशन मिल रही है आज 1500 से 2000 रुपये के बीच मिल रही है। इस वजह से ये जो एनपीएस है बहुत ख़राब योजना है और ओपीएस बहुत अच्छी योजना है। तो सर ये हमारी जो पीड़ा है उसको आगे लाने में या उसको मुख्य रूप से हमारे बीच में इस पीड़ा को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करने वाला कोई भी हो सकता है। सब इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सभी अध्यक्ष हैं, सभी कर्मचारी पीड़ित हैं। हम अपनी बुढ़ापे की जो दयनीय स्थिति होने वाली है उस स्थिति के प्रति हमें बड़ा चिंतन है। हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं जब हमारे को जब हम रिटायरमेंट हमारा हो रहा होगा, सेवानिवृत्त हम हो रहे होंगे, उस समय सिलेंडर ही 3,000-4,000 हज़ार का होगा और हमारी पेंशन केवल उतनी 5 से 7 हज़ार होगी। तो हम उस समय में हम गैस सिलेंडर खरीदेंगे या उसमें पकाने के लिए उसके किचन में जो हम उसमें भोजन बनाएंगे उस भोजन को जो खरीदेंगे, अथवा जो हमारी जो स्थिति होगी उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां आजकल हो रही हैं, बीपी, शुगर और ये तो कॉमन सी बीमारियां हो रही हैं। एक बार आपको वायरल हो जाता, टाइफाइड, निमोनिया हो जाता, आप टेस्ट कराने जाते हो कम से कम 700 से 800 रुपये का टेस्ट कहीं ले लेता है और दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स की रेट ले लीजिए तो वो 1000 रुपये 1200 रुपये टोटल पहुंच जाता है। तो हम अपनी दवाइयाँ खरीदेंगे, अपना गुजारा भत्ता करेंगे या फिर हम खाना पका के खाएंगे उस 5-6 हज़ार रुपये में, तब की बात बता रहा हूँ जब 2 से 3 हज़ार रुपये सिलेंडर होगा। दूसरी बात, जो ये पुरानी पेंशन है, यह कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये राष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को जमीन पर बिठा देगा, लेकिन हमारा कहना नहीं है ऐसा। हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, इसमें जो व्यक्ति जीपीएफ के माध्यम से अपना पैसा जमा करता था वो सरकार के कोष में जमा होता था। उस कोष से, उस धनराशि से सरकार अपने जो भी अधोसंरचना जो भी देश की होती है, रोड स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, उनका निर्माण करती थी। और हमारा यह भी कहना है कि जो नई पेंशन जो है यह शेयर बाजार के जोखिम पर आधारित है। निश्चित रूप से जो हमारी जो पेंशन होगी, सुबह शेयर बाजार अगर 100 है, शाम को माइनस में भी आ सकता है, वो और पीछे कम हो सकता है, 1 पर भी आ सकता है। तो हमारी जो पेंशन होगी उस समय माइनस में भी आ सकती है। इसका जोखिम मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका जो जोखिम है, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि जो हमारी जो धनराशि है, जो हमारा मूल जो धनराशि है, जो 40% शेयर बाजार पर रिटायरमेंट के समय में आपको हर हाल में अनिवार्य रूप से नियोजित करनी है, उसके आधार पर पेंशन खरीदना है, जिसके शेयर मार्केट के लाभ के आधार पर आपको 12 महीनों का में बराबर बांट करके आपकी पेंशन बनेगी।
वह धनराशि जो हमें मिलेगी, जब तक हम जिएंगे, हमारा जीवन रहेगा, तब तक तो मिलेगा। लेकिन एक बिंदु इसमें यह भी है, उसकी कोई एनपीएस में कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, वह है कि वो धनराशि जो 40% जो हमारा मूल वेतन, जो मूल धनराशि उस शेयर मार्केट पर पेंशन के लिए लगी है, वह धनराशि यदि हमारी मृत्यु के पर क्या हमारे को वापस मिलेगी, उस पर कोई विचार नहीं है। यानी यह जो पेंशन है मुख्य रूप से हड़प नीति है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति उस समय हुआ करती थी। वो उसमें यदि हमारे पास यदि राजा का आकस्मिक देहावसान हो जाता था, उसका बेटा यदि छोटा होता था, तो अंग्रेजों डलहौजी ने यह नीति चलाई थी कि वो राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। वही तर्ज पर, उसी तर्ज पर हमारी पेंशन के साथ भी हो रहा है। वर्तमान में जो हमारी जो पेंशन है, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय लोकतंत्र के जो पुरोधा हैं, उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा धोखा किया, उन्होंने एक बड़ा अन्याय किया, धोखा नहीं अन्याय किया। उस अन्याय के प्रति हमें आज भी पीड़ा है। उनका हम ससम्मान नाम लेते हैं, लेकिन इस पीड़ा के साथ हमें एक न कहीं हमारे मन में एक पीड़ा रहती है कि उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, अन्याय कर दिया। हमारा पैसा हमें न मिल करके उद्योगपतियों को लग रहा है, वो लोग माला माल हो रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट के माध्यम से वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। वो बिजनेस बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें बुढ़ापे की सुरक्षा चाहिए। हमारा जो मूल धनराशि है वो भी हमें वापस चाहिए, और हमारे जो बुढ़ापे की जो लाठी जो पेंशन है, जिसके आधार पर हम अपने बुढ़ापे को बड़े सम्मान के साथ, आत्म स्वाभिमान के साथ जी सकते थे, आत्मसम्मान के साथ जीते थे, उस पेंशन को हमें वापस चाहिए। हमारा आपके माध्यम से धन्यवाद आपको करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, अपने माध्यम से सारी जनता को, अपने व्यूअर्स को, अपने पसंद करने वाले लोगों को, अपने फैंस को आपने हमारे माध्यम से मौका दिया अपनी बात को व्यक्त करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका भी, और लोगों से निवेदन करता हूं, विशेष रूप से उन लोगों से जिनकी मानसिक इच्छा है, जो चाहते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है कि वो राज्य की सेवा में आना चाहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण काम है, उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, उनके लिए भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, हम बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं जो कि वो नौजवान हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लड़ाई है, क्योंकि उनको उसमें आना है, राजकीय सेवा में। उनका भी हश्र होना है, इसलिए उनसे भी निवेदन है, उनके अभिभावकों से भी निवेदन है, उनके माता पिता से भी निवेदन है कि आप भी इस आंदोलन को मजबूती के साथ हमारे साथ सहयोग कीजिए, सहभाग कीजिए, योगदान दीजिए। कुछ नहीं तो एक लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं तो एक शाबाशी तब भी दे दीजिए। हम पुरानी पेंशन को लेकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। हमें उससे इधर कोई भी पेंशन योजना नहीं चाहिए। हमें अपने बुढ़ापे का सुरक्षा चक्र चाहिए, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त है, जो कि न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त है। न्यायपालिका शब्द से मुझे याद आया कि न्यायपालिका के जो लोग हैं, उन्होंने इस नई पेंशन से अपने आप को अपने वर्डिक्ट, अपने आदेश के, कानूनी आदेश के द्वारा अलग करवा ली गया। वास्तव में यदि ये पेंशन इतनी अच्छी, तो इतने बुद्धिजीवी लोग, जो न्यायालय के जो प्रक्रिया के जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को क्यों अलग कर लिया? यदि यह इतनी ही अच्छी प्रक्रिया है, यह इतनी ही अच्छी व्यवस्था है, तो राजनेताओं को भी इसको अपनाना चाहिए। हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि एक देश एक विधान कहने वाली पार्टी, एक देश एक निशान कहने वाली पार्टी, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आइडेंटिटी की बात करने वाली जो देश की हमारी आदर्श पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, एक देश एक कानून की तर्ज पर एक देश एक पेंशन लागू कर दीजिए। हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, और हमारा जो वोट बैंक होगा, हम निश्चित रूप से उसको जाएगा जो हमारी पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन को रिवाइव करेगा, रेस्टोर करेगा, हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।